हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की ज्योग्राफी का चैप्टर 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व तथा वृद्धि। ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल या जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं जनांकिकी संक्रमण कहते किसको हैं। तो किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत उस क्षेत्र में लंबी अवधि के दौरान जनसंख्या के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में अंतर के कारण जनसंख्या में होने वाली प्राकृतिक वृद्धि की व्याख्या करता है। यानी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल मेनली जन्म दर और मृत्यु दर पे बेस्ड जो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि होती है उसको लेके उसकी व्याख्या करता है। इस सिद्धांत का उपयोग किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करने में होता है और भविष्य में उसकी जनसंख्या किस तरीके की होगी या उसका क्या ट्रेंड होगा, जन्म दर कैसा होगा, मृत्यु दर कैसी होगी, उसके बारे में पूर्वानुमान लगाने में हेल्पफुल होता है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत को सबसे पहले W.S. थॉमसन ने दिया था। कब दिया था? 1929 ईस्वी में दिया था। और उसके बाद उसमें कुछ संशोधन करके फ्रैंक W. नोटेस्टीन ने इसको रिप्रेजेंट किया। इसीलिए इसको थॉमसन एंड नोटेस्टीन का जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत को जब थॉमसन और नोटेस्टीन ने डेवलप किया था तो उन्होंने यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के जो जन्म दर और मृत्यु दर है उसकी प्रवृत्तियों के आधार पे ही इस मॉडल को तैयार किया था, जो बाद में विश्व के सभी देशों के जन्म दर मृत्यु दर की जो पूर्वानुमान है कि भविष्य में जन्म दर मृत्यु दर कैसी होगी, उसकी वर्तमान की जन्म दर मृत्यु दर को देखते हुए उसके पूर्वानुमान के लिए विश्व के सभी देशों के लिए यूज़ होने लगा। जनांकिकी संक्रमण मॉडल ये बताता है कि कोई भी समाज जो अशिक्षित है, ग्रामीण है, खेतीहर है, उस अशिक्षित ग्रामीण और खेतीहर समाज से किस तरीके से वो समाज मूव करते हुए और शिक्षित नगरीय और औद्योगिक समाज में कन्वर्ट हो जाता है। यानी किस तरीके से जन्म दर में चेंजेस आते हैं, किस तरीके से मृत्यु दर में चेंजेस आते हैं और ये चेंजेस जो आते हैं वो क्यों आते हैं और कोई समाज किस तरीके से अपने बिल्कुल एक पूर्व आधुनिक युग से और एक बिल्कुल आधुनिक युग की तरफ बढ़ जाता है। यानी समाज कोई विकास करता है तो सबसे पहले अशिक्षित ग्रामीण और खेतीहर होता है और किस तरीके से उसके जन्म दर मृत्यु दर में परिवर्तन होता है और क्यों होता है, क्या चेंजेस आते हैं और उसके माध्यम से किस तरीके से कोई देश, कोई क्षेत्र, कोई समाज शिक्षित नगरीय और औद्योगिक जो एक आधुनिक संकल्पना है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। उसी को जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत उसी की व्याख्या करता है। अब ये जो चेंजेस आते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की ओर कोई समाज बढ़ता है, तब उसकी जीवन प्रत्याशा बढ़ने लगती है। परिवार का जो आकार बड़ा होता है वो आकार छोटा होने लगता है। इसीलिए ये चेंजेस आते हैं। जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत का ये जो ग्राफ बनाया गया है उसमें ग्रीन कलर से जन्म दर को दिखाया गया है, रेड कलर से मृत्यु दर को, और इस जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर के कारण जो प्राकृतिक वृद्धि हो रही है ये उसका ग्राफ है। इस जनांकिकी संक्रमण मॉडल में जो थॉमसन और नोटेस्टीन ने दिया था उसमें 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर की। ये पहली अवस्था है। इस पहली अवस्था में जो जन्म दर है और मृत्यु दर ये दोनों ही उच्च हैं, 35 प्रति हज़ार के आसपास। दूसरी अवस्था है जिसमें जन्म दर पहले तो उच्च होती है और बाद में ये घटती जाती है, जबकि मृत्यु दर इस अवस्था में आते आते घटनी शुरू हो जाती है। इस अवस्था में आते आते मृत्यु दर घटनी शुरू हो जाती है। ये अवस्था द्वितीय अवस्था कहलाती है। तीसरी अवस्था है जिसमें निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर होती है। यानी जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही निम्न अवस्था में यानी 15 प्रति हज़ार तक पहुंच जाती है।
अब एक एक करके हम सभी अवस्थाओं के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। पहली अवस्था जिसको पूर्व आधुनिक, पूर्व औद्योगिक या उच्च स्थायी अवस्था कहते हैं, यानी इस समय समाज बिल्कुल अविकसित होता है, जब समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं हुआ होता है, स्वास्थ्य सुविधाएं प्रचारित प्रसारित नहीं होती हैं। ऐसे समाज में, यानी कि जब समाज का उत्थान शुरू होता है तब वो प्रथम अवस्था में होता है। कोई भी देश जब शुरू होता है उसकी विकास की अवस्था, तब वो प्रथम अवस्था में होता है। इस अवस्था को उच्च उतार चढ़ाव वाली अवस्था के नाम से भी जानते हैं। ये फर्स्ट स्टेज है। अब इसकी विशेषता क्या है कि इसमें जन्म दर भी उच्च होती है और मृत्यु दर भी उच्च होती है, जो 35 प्रति हज़ार के आसपास होती है। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होती है। हम देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन लाइन और रेड लाइन दोनों 35 प्रति हज़ार के आसपास है ग्राफ में, जो ये शो करता है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंची है और दोनों 35 प्रति हज़ार के आसपास है। यानी 35 प्रति हज़ार जन्म दर भी है और 35-36 प्रति हज़ार ही मृत्यु दर भी है। यानी कि जो जनसंख्या की वृद्धि हो रही है वो बहुत ही नगण्य, बहुत ही कम हो रही है। जनसंख्या वृद्धि या तो धीमी है या स्थिर है। जीवन प्रत्याशा निम्न होती है। जीवन प्रत्याशा या जिसको हम लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं, इसका अर्थ होता है कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी स्वास्थ्य का परीक्षण करने के बाद डॉक्टर ये बताते हैं कि वो बच्चा एक एवरेज कितना दिन तक ज़िंदा रह सकता है, कितने साल तक ज़िंदा रह सकता है। उसी को जीवन प्रत्याशा या लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहा जाता है। लाइफ के प्रति एक्सपेक्टेंसी क्या है, उम्मीद क्या है कि वो कितने दिन तक जीवित रहेगा। तो इस अवस्था में चूँकि स्वास्थ्य सुविधाएं अवेलेबल नहीं होती हैं, मृत्यु दर भी अधिक होती है, तमाम तरह की बीमारियां, संक्रामक रोग वगैरह होते हैं, कोई टीकाकरण नहीं होता है, स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल भी विकसित नहीं होती हैं। इस वजह से इस अवस्था में जन्म दर भी ऊंची होती है और साथ साथ बच्चों के मरने की दर भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि बहुत कम होती है और जीवन के प्रति जो उम्मीद होती है वो भी कम होती है, बहुत लो लेवल की होती है। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होता है। जैसे पहले ही बताया कि अब समाज अविकसित होता है, जिसकी वजह से शिक्षा का अभाव होता है, कोई शिक्षा सुविधाएं नहीं होती हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं का भी अभाव होता है, स्वास्थ्य सुविधाएं भी विकसित नहीं होती हैं। लोग अशिक्षित होते हैं, पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं होते हैं, क्योंकि शिक्षा सुविधाएं नहीं हैं, इसलिए अविकसित हैं। इसी वजह से जो उनका टेक्नोलॉजिकल जो एक लेवल होता है, प्रौद्योगिकी स्तर, वो भी बहुत लो लेवल का होता है। अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक क्रियाओं में, यानी कि जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे भोजन संग्रह, वनों से वस्तुओं को संग्रहित करना या वनों से फल वगैरह संग्रहित करके उस पर अपना जीवन यापन करना, आखेट करना यानी कि पशुओं का शिकार करना, मछली पकड़ना, पशुपालन करना, खेती करना, ये सारी क्रियाओं में संलग्न होते हैं। इस अवस्था में मेनली जो आदिवासी जनजातियों वाला जो क्षेत्र है वो आता है। ऐसे क्षेत्र में महामारी, अकाल, भोजन की अनिश्चितता रहती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा मौतें होती हैं और उसी बहुत ज़्यादा मृत्यु दर अधिक होती है, बच्चे ज़्यादा मरते हैं। उसी के परिणाम स्वरूप लोगों में इनसिक्योरिटी की एक फीलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा संतान उत्पत्ति करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए उच्च जन्म दर होती है। ज़्यादातर लोग गाँवों में रहते हैं, शहरों का विकास नहीं होता है। ऐसी स्थितियों में जहाँ भी आदिवासी जनजातियाँ हैं या जहाँ भी अविकसित समाज हैं, ऐसे क्षेत्रों में लोग गाँवों में रहते हैं, जनसंख्या का विकास नहीं हुआ रहता है। परिवार का आकार बड़ा होता है, क्योंकि परिवार का आकार बड़ा होगा तो कमाने वाले हाथ भी ज़्यादा होंगे, ऐसा इन लोग का मानना है। लगभग 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश इसी अवस्था में थे, यानी कि विकास की इस पहली अवस्था में, जब टेक्नोलॉजिकल नॉलेज भी कम होता है, लोग अशिक्षित होते हैं, गांव में रहते हैं, तो विश्व के सभी देश 200 साल पहले इसी अवस्था में थे। ये अविकसित या विकास पूर्व समाज को दर्शाता है, जैसा कि बताया गया। इस अवस्था में देश कौन कौन से आते हैं, तो इस अवस्था में बांग्लादेश, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के जितनी आदिवासी जनजातियों वाले क्षेत्र होते हैं वो इसी अवस्था के अंतर्गत आते हैं।
इसके बाद देखते हैं सेकेंडरी स्टेज, द्वितीय अवस्था, जिसे हम जनसंख्या विस्फोट की अवस्था के नाम से भी जानते हैं, और इसे हम विस्तृत होती अवस्था के नाम से भी जानते हैं। विस्तृत होती अवस्था इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें जनसंख्या का विस्तार बहुत तेज़ी से होता है। ये है हम लोग का सेकेंड स्टेज। अब सेकेंड स्टेज या द्वितीय अवस्था की विशेषताएं क्या हैं कि इस अवस्था में स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रचार प्रसार के कारण मृत्यु दर घटने लगती है। यानी सबसे पहले जब जनसंख्या थोड़ी शिक्षित होने लगती है या जब विकास थोड़ा होने लगता है, स्पेशली जो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज होने लगता है, तो सबसे पहले ये ज़रूरत होती है कि जो मृत्यु दर लोग मर रहे हैं उसको कंट्रोल किया जाए। तो इस अवस्था में आके स्वास्थ्य सुविधाओं का धीरे धीरे प्रचार प्रसार होने लगता है, जिसकी वजह से मृत्यु दर घटने लगती है। दूसरी अवस्था के प्रारंभ में, फर्स्ट हाफ में जो जन्म दर होती है वो उच्च होती है, लेकिन जब सेकेंड हाफ में जाते हैं तो जन्म दर भी धीरे धीरे घटने लगती है। इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जनसंख्या में वृद्धि बहुत ज़्यादा होती है। ये जनसंख्या की जो वृद्धि है ये बहुत ज़्यादा है, ये पूरी जनसंख्या की वृद्धि को दर्शा रहा है। इसीलिए इस अवस्था को जनसंख्या विस्फोट की अवस्था कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में जनसंख्या की वृद्धि बहुत तेज़ी से होती है। इस अवस्था में साक्षरता दर में भी धीरे धीरे सुधार होता है, जिसकी वजह से जीवन प्रत्याशा में पिछली अवस्था, यानी पिछली जो अवस्था थी विकास की या पिछली जो प्रथम अवस्था है, उससे अधिक जीवन प्रत्याशा इसमें पाई जाती है, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रचार प्रसार होने की वजह से मृत्यु दर घट गई होती है। ये अवस्था में लोग प्राइमरी एक्टिविटी से अब सेकेंडरी एक्टिविटी की तरफ बढ़ने लगते हैं, यानी उद्योगों का विकास और नगरों का विकास तेज़ी से होना शुरू हो जाता है। लोग प्राथमिक क्रियाओं से गैर प्राथमिक क्रियाओं यानी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं, उस क्रियाकलाप में लोग लगे होते हैं। इस अवस्था में परिवार का आकार धीरे धीरे छोटा होने लगता है, यानी प्रथम अवस्था में परिवार का आकार बड़ा होता है, लेकिन द्वितीय अवस्था में परिवार का आकार छोटा होने लगता है, क्योंकि लोगों को समझ में आ जाता है कि जितना भी परिवार के सदस्य हैं उनकी उचित देखभाल होनी चाहिए और वही सबसे बड़े धन हैं। इसलिए परिवार के बारे में लोगों का ये सोच हो जाता है कि परिवार छोटा होना चाहिए, इसलिए धीरे धीरे बड़ा परिवार छोटे परिवार की तरफ कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। लोग शिक्षित होने लगते हैं, इसलिए उनका टेक्नोलॉजिकल जो नॉलेज होता है वो बढ़ने लगता है और प्रौद्योगिकी स्तर लोगों का बढ़ जाता है। इस अवस्था में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत अधिक रहता है, यानी सेकेंडरी स्टेज में जो काम करने वाले लोग हैं उनका परसेंटेज ज़्यादा होता है। विश्व के अधिकांश जो विकासशील देश हैं, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे भारत, चाइना, श्रीलंका, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और मेक्सिको, इस तरीके के जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो सेकेंडरी स्टेज में ही आते हैं। इस अवस्था को संक्रमण की अवस्था कहते हैं। संक्रमण की अवस्था जो प्रथम और तृतीय अवस्था के बीच की अवस्था है, यानी जिसमें प्रथम अवस्था की कुछ विशेषताएं हैं और कुछ तृतीय अवस्था की विशेषताएं हैं, दोनों के बीच की अवस्था होने की वजह से इसको संक्रमण की अवस्था कहते हैं। इसके बाद देखते हैं तृतीय अवस्था, उनकी विशेषताएं क्या हैं। तो तृतीय अवस्था जिसे हम निम्न स्थिर अवस्था, औद्योगिकरण के बाद की अवस्था या निम्न उतार चढ़ाव की अवस्था के नाम से भी जानते हैं। ये रहा तृतीय अवस्था। अब इसकी विशेषता क्या है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही निम्न हो जाते हैं, जिसमें जो जन्म दर और मृत्यु दर है वो 5 से 10 प्रति हज़ार हो जाते हैं। यानी जो प्रथम अवस्था में जन्म दर 35 प्रति हज़ार था, वो तृतीय अवस्था में आके 5 से 10 प्रति हज़ार के आसपास पहुंच जाता है। जनसंख्या वृद्धि में स्थायित्व आ जाता है, यानी जन्म दर भी निम्न हो जाती है, मृत्यु दर भी निम्न हो जाती है। इस वजह से जनसंख्या वृद्धि बहुत ही कम होती है, या जनसंख्या की जो वृद्धि है वो स्थिर हो जाती है, रुक जाती है। जीवन प्रत्याशा पहले और दूसरे अवस्था की अपेक्षा इसमें बहुत ज़्यादा होती है। जीवन प्रत्याशा, नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है,
प्रौद्योगिकी स्तर, चूँकि लोग शिक्षित हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी का विकास बहुत हो जाता है, इसलिए लोगों का जो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज होता है वो हाई लेवल का होता है, शिक्षा का भी बहुत उच्च विकास हो जाता है। इसके अतिरिक्त भोजन की अनिश्चितता या अकाल की जो समस्या होती है वो समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। प्राथमिक और द्वितीय क्रियाकलाप में लोगों का प्रतिशत कम होता है और उसके अपेक्षा तृतीयक, चतुर्थक और पंचम क्रियाकलापों में लोगों का परसेंटेज बढ़ जाता है। यानी इस अवस्था में विकास इतना अधिक हो जाता है कि लोग प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाकलापों में, यानी खेती, वन वस्तु संग्रह, इसमें भी बहुत कम लोग पाए जाते हैं। और साथ ही इंडस्ट्री में काम करने वाले जो लेबर कैटेगरी के लोग होते हैं वो भी बहुत कम पाए जाते हैं। और लोग जो शिफ्ट हो जाते हैं वो तृतीयक, चतुर्थक और पंचम क्रियाकलाप में, यानी कि सेवा क्षेत्र में, या जो अप्रत्यक्ष सेवाएं हैं जैसे अनुसंधान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, या फिर जो मैनेजमेंट वाला जो क्रियाकलाप है उसमें लोग आ जाते हैं, क्योंकि उन लोग का नॉलेज भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और स्पेशली टेक्नोलॉजिकल नॉलेज भी ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से लोगों का जो रुझान होता है वो तृतीयक, चतुर्थक और पंचम क्रियाकलापों में होता है और अधिक से अधिक जनसंख्या तृतीयक, चतुर्थक और पंचम क्रियाकलापों में संलग्न हो जाती है। इसके अतिरिक्त अब आके जब डेवलप हो जाता है बिल्कुल, तो परिवार संयुक्त परिवार से एकल परिवार में कन्वर्ट हो जाता है। लोग केवल हस्बैंड, वाइफ और बच्चे ये इतने ही परिवार के बीच रहना ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, इसलिए परिवार का आकार बहुत ही छोटा हो जाता है। विश्व के जितने भी विकसित देश हैं जैसे जापान, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे देश ये जनांकिकी संक्रमण की इसी अवस्था यानी थर्ड या लास्ट स्टेज में ही है, जब जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी कम है। तो इस तरीके से हमने देखा जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत के बारे में। अब देखते हैं जनसंख्या नियंत्रण के उपाय कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले यहाँ थॉमस माल्थस का सिद्धांत है, उसको ज़रा देख लें कि थॉमस माल्थस ने कहा कि जनसंख्या में गुणात्मक रूप से वृद्धि होती है, यानी 2 का गुना, फिर 4 का गुना, इस तरीके से, यानी 2, 4, 8, 16, 32, 64, इस तरीके से गुणात्मक रूप से वृद्धि होती है। जबकि जो संसाधन होते हैं उसमें अंकगणितीय रूप से वृद्धि होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी जिस समय जनसंख्या 64 गुना हो जाएगी उस समय संसाधन केवल 6 गुना होंगे। अब ऐसी स्थिति में जनसंख्या और खाद्यापूर्ति के बीच में असंतुलन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उस असंतुलन को दूर करने और जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए विभिन्न तरीके की प्राकृतिक आपदाएं, महामारियां, अकाल, युद्ध होना शुरू हो जाता है और जनसंख्या अपने आप कम हो जाती है। यानी थॉमस माल्थस का कहना है कि हमारी जो जनसंख्या है वो गुणात्मक रूप से बढ़ती है और संसाधन अंकगणितीय रूप से बढ़ते हैं, जिसकी वजह से जनसंख्या और संसाधन के बीच में एक असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। और जब भी यह असंतुलन बिल्कुल चरम की स्थिति में पहुंच जाता है तब प्रकृति उसको अपने आप कंट्रोल करती है, प्राकृतिक आपदाओं, महामारियों के रूप में, अकाल के रूप में। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जनसंख्या को या तो प्रकृति नियंत्रित करती है या तो हमें नियंत्रित करना होगा। तो जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए मानव क्या उपाय करता है, उसके लिए कई सारे उपाय हैं, जैसे परिवार नियोजन को अपनाना। तो परिवार नियोजन की जो भी विधियां हैं वो जन्म को रोकने के लिए हैं, या 2 बच्चों के बीच में एक जो गैप मिनिमम होना चाहिए उस गैप को बनाए रखने के लिए हम परिवार नियोजन का यूज़ करते हैं। दूसरा है सरकारी नीतियाँ। कई सारी नीतियाँ आती हैं, सरकार कई सारी नीतियाँ ले आती है, जिसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि 2 बच्चों के बाद जिसके भी तीसरा बच्चा होगा उसको कोई भी सरकारी सुविधाएँ नहीं मिलेंगी। या फिर कहा जाता है सरकार द्वारा कि जो भी सब्सिडी वगैरह होती है, जिनके 3 बच्चे होंगे उनको सब्सिडी नहीं मिलेगी, किसी सरकारी नीति का लाभ नहीं होगा, जो सरकारी नौकरियां होंगी ऐसे लोगों को नहीं मिलेंगी। तो इस तरीके की जो भी सरकारी नीतियां हैं वो भी जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए लोगों को बाध्य करती है। तीसरा है कि लोगों को जनसंख्या से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसके प्रति लोगों को जागरूक करना, जागरूकता का अभियान चलाना, रैली के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, या जो भी नुक्कड़ नाटक होते हैं उसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए कि अधिक जनसंख्या से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो इस तरीके से हमारे ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। वीडियो आपको पसंद आए तो
तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक यू।